दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है पीएसएल की एक नई और तरोताज़ा खबर के लिए। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं पीएसएल की। आप लोगों को वैसे तो कुछ लोगों को खबर मिल ही गई होगी कि 4 महासंगठनों ने सेबी को एक ज्ञापन दिया है पैसा वापसी के लिए। वो ज्ञापन 4 महासंगठनों ने दिया है, इस बात को गौर से सुनिएगा। वे संगठन कौन कौन से हैं, ज्ञापन में क्या लिखा है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और उन संगठन के बारे में ज़रा पीछे भी आप जाइएगा कि पीछे उन संगठन ने आपके लिए क्या किया, और वे संगठन आज एकत्र होकर के आपके पैसा वापसी के लिए सेबी को ज्ञापन दे रहे हैं। उस संगठन में कौन कौन है, क्या आपके फ़ायदे के लिए ये सब कुछ हो रहा है या अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सब कुछ हो रहा है, ये आपको डिसाइड करना है। ज्ञापन में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको थोड़ा सा वर्बली बता देता हूँ, पूरा पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और ख़ास तौर पे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें वे 4 संगठन बताने वाला हूँ जो एकत्र हुए हैं और आपका केस सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाने वाले हैं, और साथ में सेबी को ज्ञापन भी दिया है। अब इसके पीछे पैसा वापसी की ही मंशा है या फिर से कोई नई रणनीति है, ये आप लोग खुद तय कीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको खुद सोचना है किस संगठन ने आपके लिए पैसा वापसी के लिए कितना जोर लगाया, कितनी कोशिशें की, वो सब कुछ आपको देखना है। देखिए लेटर में लिखा है, जो सेबी को विज्ञप्ति दी गई है, जो याचिका लगाई गई है कि जिन लोगों का चाहे वो 2,000 रुपये हो, चाहे 5,000 रुपये हो या 7,000 रुपये हो, अभी तक लोग जानते हैं कि 5,000 रुपये तक का आवेदन जो हुआ था उसका पैसा वापसी हो रहा है, मगर उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे रह गए हैं जिनका ना तो पैसा वापसी हुआ, ना ही आवेदन हुआ, और ना ही उनके जो ऑफिस में बॉन्ड जमा है उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया हुई। तो ज्ञापन में, याचिका में ऐसा लिखा हुआ है कि उन लोगों का क्या होगा, उनको पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस सब की जानकारी सेबी से ली गई और सेबी को कहा गया है कि उनको पैसा मिलना चाहिए। ये गरीब निवेशक हैं जो अपने खून पसीने की मेहनत से इसमें एक एक पाई जोड़ रहे थे, मगर सेबी ने कुछ लोगों को तो पैसा दे दिया, वो भी आधा अधूरा, मगर जिनका 5,000 रुपये तक का था या उससे भी नीचे था उनका अभी तक कुछ भी नहीं मिला, जिनका ना तो आवेदन हो पाया, जिनका बॉन्ड ऑफिस में जमा है, या जिन लोगों की किसी प्रॉब्लम की वजह से उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया। ऐसे भी बहुत से लोग हैं कि आवेदन भी हो गया, ना तो एडिट का ऑप्शन आ रहा है, उनके स्टेटस चेक करते हैं, ना ही उनका पैसा वापसी उनके अकाउंट में आया है। इस तरह की बात कही है। और साथ में सेबी को ये भी कहा है कि जो सेबी कह रहा है कि पीएसएल ने कभी 20,000 करोड़ रुपए का प्रपोजल दिया ही नहीं था, तो उस पर भी एक्शन लिया जा रहा है, उस पर भी सेबी को अवगत कराया जा रहा है कि 20,000 करोड़ का भी किया था, 23,000 करोड़ का भी किया था, 28,000 करोड़ का भी किया था। मगर सेबी ने ये झूठ क्यों बोला, आरएम लोढ़ा ने ये झूठ क्यों बोला कि 20,000 करोड़ का कभी भी कोई भी प्रपोजल नहीं दिया, जबकि दिया था। ये 4 संगठनों का कहना है कि दिया था, आरएम लोढ़ा का कहना है कि नहीं दिया, तो उन्होंने एक अपना बयान दिया था। तो अब इसमें निवेशक फंसते नज़र आ रहे हैं कि निवेशक का पैसा आखिर कैसे मिलेगा। आरएम लोढ़ा ने आखिर क्यों कहा कि 20,000 करोड़ का कभी भी कोई प्रपोजल नहीं दिया गया, जबकि प्रपोजल दिया गया था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया भी था, जो रामदेव गौतम जी ने हमें प्रूफ भेजा था वो मैंने आपको दिखा भी दिया था कि 20 का भी दिया था, 28,000 करोड़ का तो अभी भी साइट पर पड़ा हुआ है, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। पर पता नहीं 20,000 करोड़ पे क्यों बात अटकी हुई है, जबकि उससे ज़्यादा का भी प्रपोजल पीएसएल के पास दिया हुआ है, पीएसएल ने दिया हुआ है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अब ये 4 संगठन एकत्र होकर के सेबी को ज्ञापन दे रहे हैं। उनमें संगठन कौन कौन से हैं? पहला संगठन है सुनंदा कदम का संगठन, जनलोक प्रतिष्ठान। सुनते रहिएगा, जनलोक प्रतिष्ठान, सुनंदा कदम। ये वही सुनंदा कदम है जिसने पीएसएल का प्रपोजल दिया था पीएसएल कंपनी से ज़्यादा। जब प्रपोजल की बात हुई थी तो इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रपोजल दिया था और चर्चा होने लगी थी आखिर इस संगठन के पास पैसा कहाँ से आया। कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि पीएसएल की सब मिली भगत है, मैनेजमेंट से मिले हुए हैं और ये सब कुछ पीएसएल निर्मल सिंह भंगू करा रहा है, ये सब कुछ मिली जुली बात है। सुनंदा कदम या संगठन ने कि हम बात करें तो उसने पैसा खा के ये प्रपोजल दिया था। बहुत सारी की बातें चली, मगर प्रूफ क्या था, किसी ने कुछ प्रूफ नहीं दिया और हम भी इसका कोई साक्ष्य नहीं दे पाए क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ ऐसा मिला नहीं।
सोचना आपको है कि क्या ऐसा हुआ था, क्या ऐसा सही था या झूठ था। ये सब कुछ आपके विवेक पर निर्भर करता है। सुनंदन कदम ने हाल ही में अभी एक आवेदन प्रक्रिया भी चलाई थी जिसमें कहा गया था कि सभी आवेदन करें और उसमें 100 रुपये भी फीस रखी गई थी। तो बहुत से ऐसे संगठन, ऐसे निवेशक थे जिन्होंने कहा कि 100 रुपये किस बात के हैं। तो देखिए, किसी ने नहीं कहा कि आपको आवेदन करें, और जब आपने सेबी में आवेदन कर दिया है तो किसी और को आवेदन करने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरा विवेक ये कहता है, क्यों 100 रुपये हम दूसरे संगठन को दें और अपना क्यों डाटा हम दूसरे को बताएं। वो एक संगठन है, कार्य कर रहा है, ठीक है, आप लोगों के पैसा वापसी के लिए कार्य कर रहा है, मगर अपना जो स्टेटस है वो दूसरों को क्यों बताए, क्यों डिटेल दे, क्यों नंबर दे, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। मेरा तो विवेक कहता है कि मैं अपना पर्सनल कोई भी इन्फॉर्मेशन उस पर नहीं दूंगा, नहीं 100 रुपये दूंगा। यदि 1 लाख लोगों ने भी दिए तो 100 से डिवाइड कर लीजिए कितने पैसे उनके अकाउंट में पहुँच जाएंगे। तो ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप आवेदन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो। दूसरे संगठन की बात कर ले तो दूसरा संगठन है AISO, ऑल इंडिया सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये AISO के आप जानते हैं कि बहुत बड़ा संगठन है, शुरू से ही PSL के लिए लड़ता हुआ आ रहा है और संगठनों के लिए भी अपने साथ मिला करके धरने प्रदर्शन किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं, मगर निर्णय क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, अभी तक कोई पैसा किसी का नहीं मिला। सब संगठन कहते हैं कि जो 5000 का आवेदन चल रहा है, जो ये थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है, सब हमारे आंदोलन के कारण है, जो भी हमने काम किया उसी के कारण है। अब सभी संगठन जो 5-7 हज़ार रुपये का पैसा वापसी हो रहा है, इसका श्रेय अपने लिए ले रहे हैं कि ये हमारे धरने से हुआ, ये हमारे प्रतिक्रियाओं से हुआ, जो सेबी दबाव में आई और जो पैसा वापसी हुआ। अब इसमें किस संगठन की बात माने, तो आप AISO संगठन को जानते ही है, पृथ्वीराज जी भी इसमें थे और बहुत सारे थे जिन्होंने आपके लिए क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब आप लोग जानते हैं। तीसरे संगठन की बात करते हैं हम, तो इंसाफ की आवाज़। इंसाफ की आवाज़ संगठन जहाँ तक मैं जानता हूँ तो महेंद्रपाल दानगढ़ जी का है। महेंद्रपाल दानगढ़ जी पंजाब में इंसाफ की आवाज़ संगठन का बहुत पहले से ही अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत पहले से ही गठित किया हुआ था और उसी के जरिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। उसके बाद चौथा संगठन है भारतीय लोक सेवा दल, उसके भी अध्यक्ष जो है महेंद्रपाल दानगढ़ जी ही थे। जब ये गठन हुआ, उन्हीं के नाम से भारतीय लोक सेवा दल का गठन किया गया था, उन्हीं की ईमानदारी के ऊपर भारतीय लोक सेवा दल का गठन किया गया था। मगर कुछ निवेशकों के क्वेश्चंस हमारे आए हैं कि भारतीय लोक सेवा दल का इस समय अध्यक्ष कौन है, क्या महेंद्रपाल दानगढ़ जी अब भारतीय लोक सेवा दल में नहीं है तो कौन अध्यक्ष बना गया और कब बनाया गया और क्यों बनाया गया। तो इसका जवाब तो देखिए मुझे क्लियर नहीं पता। मैं कोशिश करूंगा कि रामदेव गौतम जी हो या अमित गर्ग जी हो, विकास त्रिपाठी जी हो। हाँ, विकास त्रिपाठी के लिए भी क्वेश्चन आया था कि विकास त्रिपाठी जी आजकल भारतीय लोक सेवा दल का नाम क्यों नहीं लेते। जो भी 1-2 वीडियो उनकी आई है, उन्होंने वीडियो बनाने भी बंद कर दी है, उनकी तरफ से कोई संदेश भी नहीं आता। कुछ जो मीटिंग हुआ करती थी हर सोमवार को वो भी नहीं होती। चलो अब तो लॉकडाउन चल रहा है, मगर उससे पहले भी काफ़ी समय से मीटिंग नहीं हुई। तो इसके देखिए, इसका जो कारण है उसके पीछे तो विकास त्रिपाठी जी बता सकते हैं कि वे भारतीय लोक सेवा दल में है या नहीं है, इसका तो हमें सटीक नहीं पता। लेकिन महेंद्रपाल दानगढ़ जी जो अध्यक्ष थे, उन अध्यक्ष तक यदि मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि वे भारतीय लोक सेवा दल के इस समय अध्यक्ष है। इस समय अध्यक्ष शायद रामदेव गौतम जी हैं जो मथुरा से हैं, और वे कब बने, क्यों बने, इसकी भी जानकारी मेरे पास नहीं है। मगर इंसाफ की आवाज़ के भी शायद वे ही अध्यक्ष हैं। तो आखिर सवाल उठता है कि भारतीय लोक सेवा दल के अध्यक्ष का पद उन्होंने क्यों छोड़ा या उनसे क्यों छुड़वा लिया गया। क्या ऐसी बात थी जो भारतीय लोक सेवा दल का इतने ज़ोर शोर से गठन किया गया था जंतर मंतर पर, फिर वे अध्यक्ष पद से क्यों इस्तीफा दिया या इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, या सारी जो भारतीय लोक सेवा दल के पदाधिकारी थे उन्होंने मिल करके उनको बाहर निकाल दिया। इसकी सटीक जानकारी तो हमें उन्हीं के पदाधिकारी दे सकते हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि निवेशक जानना चाहते हैं, एजेंट जानना चाहते हैं कि महेंद्रपाल दानगढ़ जी को भारतीय लोक सेवा दल से इस्तीफा क्यों देना पड़ा, या आप लोगों ने क्यों निकाला, इस समय कौन अध्यक्ष है और कब हुआ, ये सब कुछ पूरी जानकारी दे दे। क्योंकि एक बार अमित गर्ग जी ने कहा था कि महेंद्रपाल दानगढ़ जी ने AISO और जनलोक प्रतिष्ठान के साथ एक मीटिंग की थी, गुपचुप मीटिंग, जिसमें इन पदाधिकारियों को नहीं बताया गया था, यानी कि भारतीय लोक सेवा दल के पदाधिकारियों को नहीं बताया गया था। उस गुप्त मीटिंग में क्या हुआ किसी को नहीं पता। उसके बाद से ये भारतीय लोक सेवा दल के अध्यक्ष नहीं रहे थे, यानी कि बात करें तो सिर्फ वे अध्यक्ष रहते इंसाफ की आवाज़ के। मगर इन 3 लोगों की मीटिंग हुई, जनलोक प्रतिष्ठान, AISO और महेंद्रपाल दानगढ़। तो समझ लीजिए आप, ये तीनों की मीटिंग हुई और उसके बाद जुड़ी इसमें भारतीय लोक सेवा दल, जिसके अध्यक्ष
शायद इस समय रामदेव गौतम जी हैं। अब उनकी जब मीटिंग हुई थी महेंद्र पाल दानगढ़ जी की, तो उस मीटिंग में क्या हुआ इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। अमित गर्ग जी ने भी पूरी जानकारी वीडियो में नहीं दी थी, मगर वे नाराज़ थे कि बिना बताए कुछ भी मीटिंग की, गुपचुप उस कमरे में क्या हुआ, उस मीटिंग में क्या हुआ। उसके बाद अध्यक्ष पद नहीं रहा महेंद्र पाल दानगढ़ जी के बाद, और अब यही संगठन जिसमें भारतीय लोक सेवा दल भी जुड़ चुका है, यही संगठन अब मिल कर के सेबी को ज्ञापन दे रहे हैं, याचिका लगा रहे हैं कि ये जो पैसा वापसी की बात है उस पर ज्ञापन दिया गया है कि पैसा वापसी करो निवेशकों का। तो ये क्या है? ये एक रणनीति है या वाकई में पैसा वापसी कराना चाहते हैं या कोई पुलाव पक रहा है अंदर ही अंदर, ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे निवेशक कन्फ्यूज हैं, हम खुद कन्फ्यूज हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो जो ज्ञापन दिया गया है उसमें मैंने आपको बता दिया है कि कुछ इस तरह के सवाल हैं और पैसे वापसी को लेकर है। जिन लोगों का कुछ भी नहीं हो रहा है उनके लिए है, आगे की प्रक्रिया के लिए है। तो मैं चाहता हूं कि इस पर जो भी कमेंट्स करना चाहे या जो भी पदाधिकारी वीडियो बनाकर डालना चाहे, आप एक वीडियो ज़रूर बताएं। खासतौर पर भारतीय लोक सेवा दल के जो अध्यक्ष पद पर थे, मुझसे कई ने पूछा कि सर महेंद्र पाल दानगढ़ जी क्या अब भारतीय लोक सेवा दल में नहीं है, तो हम कुछ जवाब नहीं दे पाते। तो आखिर निकाला गया तो क्यों निकाला गया वो सब कुछ बता दीजिए। और आप लोगों के लिए जो ज्ञापन दिया गया है ये एक अच्छी खबर है। भले ही चारों संगठन पहले एक दूसरे से 36 का आंकड़ा हो, मगर अब इन संगठन को एकजुट होना पड़ा और एक मंच पर आ गए ये लोग, तो बहुत अच्छी बात है। यदि चारों देखो, कहा गया है कि यदि किसी एक लकड़ी को हम जोड़ लगा कर तोड़ते तो टूट जाती है, और यदि 4 लकड़ी को हम एक साथ जोड़ लगा कर तोड़ेंगे तो उसमें जल्दी से टूटती नहीं है। तो ये एकता की बात होती है। यदि ये चारों संगठन ने एकता कर लिया तो हो सकता है अब आपका कुछ भला हो जाए, मगर यदि ईमानदारी इन लोगों के अंदर है तो तभी भला हो पाएगा। ये क्या चाह रहे हैं, किस तरह से ये आगे की प्रक्रिया रख रहे हैं, जबकि रविशंकर गौतम ने अपनी एक वीडियो में भी पीछे बताया था कि जितना भी प्रक्रिया होगी, चाहे किसी से चंदा लिया जाए ना लिया जाए, या जो चंदा देने के इच्छुक होगा उन सब का डाटा ऑनलाइन रखा जाएगा, सबको बताया जाएगा। वकील को कितनी फीस दी गई, जो भी खर्चा आएगा सबको बताया जाएगा, चोरी छिप कुछ नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले भी चंदा इकट्ठा किया गया है, उसका किसी को डिटेल नहीं है, सब खा गए है, सब वीडियो में सब बता दिया जाता है। तो अब देखते हैं कि इस ज्ञापन में कितना प्रभाव पड़ता है, कि आगे कोई प्रक्रिया होती है या नहीं होती है, आप लोगों का पैसा मिलता है और मिलेगा तो कब तक मिलेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले 5-6 सालों से ऐसे ही लटक रहे हैं, जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता। तो दोस्तों, यदि वीडियो में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट्स कीजिए, वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपके पास सच खबर लेकर की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप हर पहलू से रूबरू हो सके, हर पहलू की जानकारी आपको मिल सके। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। और जल्दी ही भारतीय लोक सेवा दल के पदाधिकारियों की तरफ से एक वीडियो आ जाएगी इसी टॉपिक के ऊपर, जो आप लोगों को पूरी सूचना मिल जाएगी। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।